हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए यूपी 8080 पेट 2023। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया बुक है, वो भी अंकित सर की है बुक, जो यहाँ से यूपी पेट के लिए है। ठीक है, तो पेट 2023 जो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पिछली बार की अपेक्षा अब की बार फॉर्म भी कम पड़े हुए हैं, सुनहरा मौका है और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ आने की संभावना है। तो आप सब लोग मन लगा के पढ़िए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर यहाँ से सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज दोस्तों यहाँ से हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग किसकी बुक को सॉल्व करने जा रहे हैं भाई। अंकित भाटी सर की बुक जो है उसको हम इसको क्लियर करेंगे और यहाँ से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज का होगा जियोग्राफी में वो भी होगा विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व के भूगोल में जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम आज आपको दिखाते हैं दोस्तों यूपी 8080 पेट 2023 जो अंकित भाटी सर की जो बुक है दोस्तों, यहाँ से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। जो लेटेस्ट क्वेश्चन और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ से समझ में आएगा। और दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, सबसे बेहतरीन बुक आई है। यहाँ से हम यहाँ पे प्रश्न पे बात करेंगे जो ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग देखेंगे इसको क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में अर्थात टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ये देख रहे हैं आप यूपी 8080 पेट 2022 में और 16/10/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, अर्थात ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टाइम जोन को दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया गया? 24। ठीक है, या आपके पेपर में ये भी दे सकता है कि प्रमुख काल समय को कितने कटिबंधों में या टाइम जोनों में बांटा गया है। तो समय का कटिबंध कितना है? 24। इसे टाइम जोन 24 घंटों में बांटा गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के फेफड़े यानी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े या पृथ्वी का फेफड़ा, कुछ भी कहा जाता है इसको। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे अमेजन वर्षा वन। कौन सा हो जाएगा? अमेजन वर्षा वन। तो दबा के लाइक और शेयर करिए दोस्तों, हम आपको जरूर यहाँ से सफलता दिलाएंगे। क्वेश्चन आपको जानिए कि यही सब आएंगे, आपको रट के जाना है बस दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इजराइल। ठीक है, इजराइल की राजधानी क्या है? आपको खुद पता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल से क्वेश्चन तो आपको बनने हैं दोस्तों, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में भी युद्ध हो रहा है दोस्तों, आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, इसको पढ़ के जाइएगा दोस्तों। ठीक है ना। हाँ, इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, क्या नाइट्रस ऑक्साइड ये है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और ये जो क्या है आर्गन जो है दोस्तों यही नहीं है, अर्थात यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि आर्गन नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हरित यहाँ पे क्वेश्चन दिया, हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंट का अर्थ है के डैश इसी में भरना है, को ध्यान में देखते हुए राष्ट्रीय आय का मापन क्या होता है दोस्तों? तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे देखिए, देश के कुल वन क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, देश के वन क्षेत्र का विनाश, जबकि राष्ट्रीय आय का मापन होगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या दिया गया है भाई? यहाँ पर दिया गया है हमें क्या? प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी ओमान की राजधानी है? पिछली बार भी पूछा गया है, अब की बार भी पूछा जाएगा। ओमान की राजधानी है क्या? मास्को, या मास्को नहीं होगा, ठीक है ना, मस्कट। क्या होगा दोस्तों? मस्कट। ठीक, 6 का डी यहाँ पे हो जाएगा, 6 का डी। सबको पता है भाई, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है ना, हाँ मस्कट है। चलिए आगे बात करते हैं हम। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो बताइए हंगरी क्या है भाई? बताइए क्या होगा यहाँ पे? 7 नंबर का यहाँ पे होगा हंगोरियन फोरिंट होगा। चलिए आगे देखते हैं।
निम्न में से विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबको पता है कौन सा है, माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो माजुली है, ठीक है ना। 8 नंबर का डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ये असम में है, असम की राजधानी दिसपुर है भाई, ठीक है ना। 7 सिस्टर की बहनें कहा जाता है असम को। चलिए आगे बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तटीय रेखा में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन। ये बात एकदम राइट है दोस्तों कि ये सभी होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से यही सब दिक्कतें हो जाएंगी बाद में। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राजधानी तो वैसे क्या है, राजधानी तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है मुद्रा, तो मुद्रा हमें आप बताएंगे। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, जलाटी। क्या होगा भाई, जलाटी होगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है? अंतःस्थलीय निकाय है, यानी अंतःस्थलीय सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है जो वो है क्या है दोस्तों? अगर ध्यान से देखेंगे तो कैरिबियन सागर भी है, सुपीरियर झील भी है, ठीक है, कैस्पियन सागर, बैकाल झील भी है, जबकि ये अंतःस्थलीय इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। 11 का कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे क्या है 12 नंबर, बसंत विषु होता है। तो बसंत विषु कब होता है दोस्तों? 21 मार्च व 23 सितंबर को तो दिन रात बराबर होते हैं, सबको पता है 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। तो बसंत विषु कब होगा दोस्तों, इसमें बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे भाई बहुत अच्छी तरह से कि क्या होता है, 21 मार्च को बसंत विषु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक घंटे में समयांतरण में देशांतरी दूरी होगा। 1 घंटे में कितने देशांतर की दूरी होता है? तो 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर होता है, सबको पता है दोस्तों, ठीक है ना। 15 डिग्री में कितना होता है, यानी 4 डिग्री में 1 मिनट होता है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि 1 घंटे में समयांतरण में देशांतर दूरी होगी, सबको पता है, बताइए। 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है शायद ना। हाँ, तो यहाँ से देखेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1 घंटे में देशांतरी दूरी क्या होगा? तो 1 घंटे में बताइए यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा। चलिए आगे हम आपको यहाँ पे देखते हैं। 1 घंटे में तो आपका यहाँ पे 15 डिग्री देशांतर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या दिया है 30 डिग्री, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट में यानी 4 डिग्री, 1 मिनट में 4 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है। 4 डिग्री देशांतर या 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 15 डिग्री में क्या होगा भाई, 60 मिनट होगा कि नहीं होगा? 15 चौको 60, यहाँ पे 15 कम 15। तो यहाँ पे आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। 1 घंटे में समयांतरण में देशांतरी दूरी होगा कितना, 15 डिग्री का होना चाहिए, जबकि 30 डिग्री गलत है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट की दूरी तय की जाती है, जबकि किताबों में यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन दिया है जो एकदम गलत है, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। दुनिया को मैंने बताया कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एशिया, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में, तो यहाँ से सबको पता है कि यहाँ पे हो जाएगा वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? तो यहाँ पे है श्रीलंका। कौन सा भाई? श्रीलंका। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नांकित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है आप बताएंगे? इंडोनेशिया की। बताइए किसकी है भाई? इंडोनेशिया की, सबको पता है। तो चलिए यहाँ पे इंडोनेशिया हो जाएगा। जबकि बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका, सबको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा क्या है? येन है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है, ब्राज़ीलिया, और दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, इसको भी जानते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ जनसंख्या वाला देश कौन है अफ्रीका महाद्वीप में? तो हमें बताएंगे नाइजीरिया है,
ठीक है ना, कौन सा है, नाइजीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है, यानी जन्म जितना नहीं हो रहा उससे ज़्यादा मृत्यु देखी जा रही है, ये कौन सा है, कौन सा देश है भाई, हमें बताएंगे। तो ये है जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है, ठीक है ना। विश्व में के सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है, वो कौन सा है, तो बताएंगे यहाँ से, हो जाएगा डी ऑप्शन 6, ठीक है ना। हाँ आगे बात करेंगे भाई दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर होगी भाई, इंडोनेशिया में, बताइए क्या भाई, यहीं पर होगा ना, इंडोनेशिया में। अब कुछ लोग क्या होंगे, पाकिस्तान मार देंगे, जबकि गलत है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। कह रहा दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम नीचे दिए गए कूट में सही है। अवरोही क्रम में तो यहाँ से हम लोग जानेंगे, अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा है भाई कौन, बांग्लादेश, फिर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, फिर भारत होगा, फिर श्रीलंका, ठीक है। देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से अवरोही, तो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, फिर उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, फिर भारत, फिर श्रीलंका। तो यहाँ पे 21 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। ऐसा कौन सा देश है, सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसके सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, ऐसा कौन सा है देश, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी है भाई, कुवैत है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सऊदी अरब है भाई। चलिए, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से है, डेन्यूब नदी का उद्गम बताइए, डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होना चाहिए, हाँ सबको पता है कि जर्मनी से होनी चाहिए भाई। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, ठीक है ना। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ये डेन्यूब नदी इसी देश से उद्गम होती है, डेन्यूब नदी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, तो पूर्वी चीन सागर में, तो यहाँ से आप सबको पता है क्या भाई, यांगत्से ये नदी है। चलिए आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली दोस्तों कांगो नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, कांगो में, ठीक है ना, कांगो जायरे में है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। देखिए जल तो बात की बात है कि 21% है, मतलब कि 72% या 71% लगभग में है, जबकि यहाँ पे शुद्ध या ताज़ा जल की बात हो रही है। तो कितना परसेंट पृथ्वी पर ताज़ा जल है, हमें बताएंगे आप लोग। बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, 3% है, 3%। तो पृथ्वी पर शुद्ध जल कितना है, 3%। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल समाधान का एक उदाहरण है, जल समाधान का एक उदाहरण है। सतह पर देखिए झील है, कुआं है, समुद्र है, टैंकर तो होगा नहीं भाई, क्यों भाई, टैंकर तो हो नहीं सकता। समुद्र है, कुआं है, झील, सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण ये झील होगा भाई, ठीक है ना, कौन सा होगा, झील होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है भाई, क्या है, सागर है, नदी है, महासागर है। तो यहाँ से सब लोग बताइए मीठे पानी का अच्छा स्रोत कौन सा है, नदी। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों मीठे पानी की झील कहा जाता है, ठीक है, नदी में, क्योंकि दोस्तों नदी में पानी बहता रहता है और क्या होता है कि खारा पानी तो खारा ही है, इसकी कोई बात ही नहीं है। और जबकि सागर वगैरह का पानी जो होता है, महासागर पानी स्थायी होता है, उसमें नया पानी तो कोई मिलता नहीं है, ठीक है, उसमें गंदे पानी या इधर उधर पानी जाके उसमें मिल जाते हैं, लेकिन ताज़े पानी वहाँ पे मिल नहीं पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, नदी है, बह रही है, नए नए पानी में जाके मिल रही है, और बारिश भी हो जाती है, तब बारिश का पानी इसमें आके मिल जाता है। तो नदियाँ क्या होती है, शुद्ध होता है, अच्छा स्रोत होता है, ठीक है ना। हाँ समझ पा रहे हैं। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस कहाँ है। तो माउंट जो एल्ब्रुस है दोस्तों ये सबको पता होगा। बताइए यूरोप में कहाँ पर है भाई, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर है, ये हो जाएगा रूस में, ठीक है ना, रूस में। कहाँ पर, रूस में। यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। बताइए, पृथ्वी के केंद्र से बात हो रही है, सबसे ऊंची नहीं बात हो रही, पृथ्वी के केंद्र से सबसे ऊंचाई पर स्थित है माउंट चिम्बराजो है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर कौन है, माउंट चिम्बराजो। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। सबको पता है 88-48 होना चाहिए, अगर नहीं है तो 88-48। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88-48, जबकि ये 82 है गलत, ये 85 है गलत, ये 88.18 लगभग में है, ये सही हो सकता है। बातें सही है कि नहीं भाई, बताइए। जबकि लगभग में दिया ना 88-48 मीटर होना चाहिए, तो वो दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर एशियाई है, तो बताइए कौन सा होगा। हिमालय पर्वत होना चाहिए। बातें सही है कि नहीं सही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं भाई। लेकिन अकांगुआ पर्वत है, कौन सा है, उच्चतम पर्वत शिखर एशियाई है, अकांगुआ पर्वत है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ से बात करें, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे बड़ी, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, बड़ी के है, लंबी के है, सबसे पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है, जो यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका में ऐसे है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत या लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत है, जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ से एक देश है चिली है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों हम लोग, क्या है कि 34 नंबर, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से सब लोग देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी रेगिस्तान कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो यहाँ देखिए, मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो नाइजीरिया जो है सहारा मरुस्थल में नहीं आ पाता है, उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो कोई रोक ही नहीं सकता। विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा है भाई, तो सबको पता है, बी है, सहारा मरुस्थल। मैंने बोला कि उत्तरी अफ्रीका में है। चलिए यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूँ, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइल कुम कहाँ पर है भाई, ये है उज्बेकिस्तान। कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में। आगे हम बात करेंगे, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं। जहाँ वर्षा के अनुसार पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती हैं, झड़ जाती है, उन्हें कहते हैं। बताइए, जहाँ पर ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो हम आपको बता दें, पर्णपाती वन कहा जाता है। कौन सा, पर्णपाती वन कहा जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ से दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का या वनों का विस्तार अधिक है। महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार अधिक है, कौन सा होगा बताइए। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। कौन सा होगा, एशिया महाद्वीप में। चलिए आगे बात करते हैं। सबको पता है ये आर का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं भाई कि आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पेट है, नॉर्मल मत समझिएगा। इसलिए कहता हूँ ठीक से पढ़ते रहिए, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, हूबहू अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो आप हमें कहना। ये इतनी अच्छी बुक है अंकित सर की कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। विश्व में सबसे बड़े घने वन है, बड़ा और घना कौन सा है, बोलिए।
जल्दी से बोलिए, हम आपको इशारा करते हुए दिखा रहे हैं। ब्राज़ील, 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 ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए दक्षिण अमेरिका में है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई यहाँ पे करा सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है। चलो चलते हैं, इसको सुमेलित करते हैं। कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? पहले डी वाला मिलाते हैं तो बताते हैं। कोणधारी वन जो है दोस्तों कहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो बताइए कोणधारी वन जो होता है भाई कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा कौन सा भाई, सॉरी यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग। करा सुमेलित नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो एक में जाएगा मानसूनी वन, कहाँ जाएगा? सागौन और सूखी में, ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। विषुवत रेखीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महोगनी रोजवुड में, ठीक है ना। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आलू बुखारा प्लम एवं जैतून। कोणधारी वन 2 में, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? तो बताइए। चलो मैं 2 ऑप्शन 28 44 को हटा देता हूँ, अब बताओ। अच्छा चलो छोड़ो, सबको लेके चलो, देखते हैं किसको आता है। चलो 28 44 को भी ऐड कर लेते हैं, नहीं बता भी नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए 28 तो नहीं होगा, चलो 33 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 44 देश हैं। यूरोप में कितने देश हैं? 44 देश हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूस है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। जितने तान हैं सब तो मिलते जुलते हैं भाई, क्यों? जितने तान हैं पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने तान हैं सब मिलते हैं, पर ये रूस कहाँ से आ गया भाई? रूस की सीमा नहीं मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन का तरीका कैसा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, लेवल कैसा है दोस्तों, जो आपको आर ओ में भी काम देगा। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है, बताइए। सब लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा, फिर तंजानिया होगा, फिर नाइजीरिया होगा, फिर अल्जीरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा देश ठीक है, स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं, स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। तो ये सब आप पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, तो अच्छे से आपको देश उस आना चाहिए भाई, नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाओगे। मैपिंग से पढ़ना सीखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। चेक गणराज्य है, हंगरी है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी देश मिलते हैं स्लोवाकिया से। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेविया देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? स्कैंडिनेविया के समूह में कौन सा स्थित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिनलैंड नहीं है, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है। तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, और यहाँ की जो 1000 झीलों का देश भी इसे कहा जाता है, फिनलैंड को। आगे बात करते हैं, अफ्रीका का सींग किसे कहा जाता है? इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, सूडान। बताइए इन दोनों में से बताओ कौन होगा, जल्दी से बताओ कौन होगा भाई। चलो अच्छा, इसमें से बताओ कौन होगा। तो यहाँ से अफ्रीका का सींग किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? हाँ ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी मिस्टेक हो जाता। चलिए कौन सा देश नहीं? इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, ये सब हैं भाई, जबकि यही नहीं है सूडान की राजधानी खार्तूम, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बताओ सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? हमने आपको दिखा भी दिया, 48 का भी अमेजन बेसिन में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? ठीक है, किसका योगदान नहीं? आर्द्रता की। भाई औसत जलवायु जानने के लिए आर्द्रता, वृक्षों की संख्या, वर्षा, वायु की गति, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने। जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या आपको ज्ञात करना है? औसत जलवायु, तो वर्षों की संख्या है, यहाँ से कोई मतलब, वृक्षों की संख्या से कोई मतलब नहीं, ठीक ना, यही है, इसका योगदान कोई नहीं है। कह रहा भूमध्य रेखीय, यहाँ पे कह रहा है कि
पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है। 52 डिग्री दक्षिण में अगर कह रहा है तो वो क्या है भाई 50, ठीक है। चेकता 60, ग्रस्ता 40, प्रचंड 50, ये सब चीज़ जानते हैं ना दक्षिण में है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं भाई। तो यहाँ पे 52वां समांतर दक्षिण है, ये है दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सबको पता है क्योंकि यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गया तो दक्षिण में 52 डिग्री यहीं पर कहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि शारदीय विषुवत दिन रात बराबर 2019 में कौन था। दिन रात 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों। बताओ क्या होगा, 23 सितंबर होगा कि नहीं होगा, बताओ यार जल्दी से। बिल्कुल होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। मैंने कहा ना इतनी अच्छी बुक है दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। मेरी गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, नहीं पढ़ के जाओगे ना फिर आओगे तो कहोगे यार पढ़ी होते ठीक रहता। ये क्वेश्चन खुद ही पिछली बार आया था पेट में, ठीक है। यहाँ पे भले ही लिखा लेकिन पेट में भी आया था। ग्रीनविच मीन टाइम, भारत का मानक समय कितना आगे 5.5 घंटे, ठीक है 5.5 घंटे। आज आपको पिछली बार कितना दिया जानते हो, 5 घंटे करके 1/2 ऐसे करके दिया था, तो बात एक ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो कह रहा है अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम GMT ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक और किसी भी देश में समय GMT के आगे पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने के लिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस शहर के पास है। ये एकदम क्वेश्चन क्या है भाई, UK, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। GMT कहाँ पर है, लंदन। सब समझ में आ रहा है ना, लंदन। मैं बहुत बार बताया भाई GMT ग्रीनविच मीन टाइम, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में है, ठीक है ना, लंदन के शहर के आसपास स्थित है। आगे हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, कर्क रेखा बताओ। कर्क रेखा पहले मैं आपको बता दूं, ये है 0 यानी पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने काट दिया। अब कर्क रेखा कहाँ होगा, कर्क रेखा ऊपर होगा, ठीक है ना, कर्क रेखा। और क्या होता है, मकर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपरी अक्षांश में होता है। तो बताओ कर्क रेखा कहाँ होगा, भारत से तो जाती है कर्क रेखा, सबको पता है। ईरान से जाएगी, ईरान पाकिस्तान से, ईरान पाकिस्तान तो पाकिस्तान होगा। चलिए देख लेते हैं, बताइए क्या होगा भाई, यहाँ से सबको पता है, जबकि भारत और सऊदी अरब से जाएगी, ठीक है ना, कर्क रेखा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 अक्षांश डिग्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 101 अक्षांश डिग्री दोस्तों, लैटिट्यूड कितने, लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है। 1 डिग्री अक्षांश रेखा 111 किलोमीटर को दर्शाता है दोस्तों। देखिए वो क्या है, मैं आपको दर्शा देता हूँ। ये 0 डिग्री हो गई, इसमें ये है सभी अक्षांश रेखा। तो ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे ये है, ये एक अक्षांश, ये इस दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है दोस्तों, अक्षांश रेखा। जबकि यही दोस्तों, ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, ये अक्षांश रेखा अगर देशांतर रेखाओं के बीच की बात करें तो 111.32 किलोमीटर है। समझ में आया ना, हाँ, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मैं बहुत तगड़ा आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा भी भ्रमित नहीं होने दूंगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, बताओ। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, नगरीकृत, पाकिस्तान। बोलो कौन होगा, भूटान। जबकि भूटान है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्रा नेगुलट्रम बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, हाँ। चलिए आगे बात करते हैं भाई, यहाँ से विश्व यहाँ पे देखिए, विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई। कब बढ़ी थी भाई, नगरीय जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई, वो भी कब बढ़ी थी, 2009 में बढ़ी थी भाई, ठीक है ना, 2009 में। आगे हम बात करेंगे, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2000। कब तक सिमट जाएगी भाई, सब लोग बताइए। अच्छा सब लोग, चलो हटाओ, इसको हटाते हैं, आप अपने से बताओ। एक अनुमान है, मान लेते हैं अनुमान, कि विश्व की 70% जो आबादी है, जनसंख्या ना है, जिस वर्ष सिमट तक नगरों में सिमट जाए, नगर में चली जाएगी। बताओ कौन सा है, चलो मैं बता रहा हूँ आपको, 2050। अभी 23 चल रहा है, अभी 27 साल है यार, आराम से जियो, जब आएगा तब देखा जाएगा। सही बात है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है,
सुरक्षित अगर देखेंगे ना दोस्तों सामान्यतः तो 50 डेसिबल पर्याप्त है, लेकिन सब बुक में अलग अलग होता है। तो जैसे यहाँ पे 45 डेसिबल कह दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ठीक, WHO के द्वारा यहाँ पे। तो नगर के सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल, मतलब सामान्य बातचीत, जैसे हम सब आप बात करते हैं, आप खाना खाए, पढ़े कि नहीं पढ़े, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। और फुसफुसाहट जो है 25 से 30 डेसिबल, जैसे धीरे धीरे बोला जाता है ना, हाँ। तो चलिए, और 60 डेसिबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप खूब तेज लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक ना। वो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, हमें बताएंगे। डी ऑप्शन, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। चलिए, यूरोप महाद्वीप। आगे बात करते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक, कुल जनसंख्या जो है भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC है, ठीक है ना। चलिए, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, ठीक है ना, सबको पता है। चलिए, यहाँ से बात करते हैं, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं, संसार में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश हैं किसमें, जापान में है, जर्मनी में है। तो यहाँ पे जापान और जर्मनी में होंगे नहीं सर्वाधिक नगरीकृत देश, सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश हैं सिंगापुर में, सिंगापुर, ठीक है ना। चलिए, आगे बात करते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, मैंने बताया था कहाँ पर, ये मैंने बताया, ये पृथ्वी गोल है, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, यहीं पे दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है भाई, विषुवत रेखा, मैंने कई बार बताया ना आपको, मैं सिखा दूंगा आपको मैपिंग, ठीक है। 63 का ए ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग आगे, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी असली सीमा बनाता है, भारत के साथ सबसे लंबी असली सीमा बनाता है, तो कौन सा है, बांग्लादेश है कि पाकिस्तान है कि नेपाल कि चाइना है, सबसे ज़्यादा लंबी असली सीमा बनाता है दोस्तों सी ऑप्शन, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, ठीक है, जबकि चाइना जो है सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका जबकि आंसर सी होगा, ठीक ना। इसमें आगे बात करते हैं, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सामान्य वायुमंडलीय दाब क्या होता है बताइए, 746 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ये है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम का पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। पृथ्वी पर मौसम का चक्रण, जल चक्र, बताओ, मैंने आपको बता दिया, जल चक्र पहले ही बोल दिया, ठीक है। जो सही रहता है दोस्तों वो दिखाई देता ही रहता है, जल चक्र होगा मौसम परिवर्तन का, पैटर्न का, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये दोस्तों है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में जल चक्र के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करना, गलत तथ्य की, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर जल का वाष्पीकरण होता है उसमें क्या होता है, बादल का निर्माण होता है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडलीय में आता है और कोई माध्यम नहीं है, ये बात गलत है भाई। कह रहा कि केवल जहाँ लगा दे वो चरम सीमा हो जाता है, तो ये गलत है। बर्फ़ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, हाँ बिल्कुल सही है, बर्फ़ पिघल रही है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य के प्रकाश भी उत्तरदायी, बिल्कुल भाई। धूप होती है तो उसमें जो पत्तियों में पानी होता है वो उत्सर्जित हो जाता है, हम लोग रहते हैं धूप में बैठे रहते हैं, क्या हम लोग कुछ करते हैं नहीं ना, फिर भी हमारे शरीर से पसीना आता है, तो ये वाष्पीकरण। तो यहाँ से सब होगा, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही होगा इस आंसर का, ठीक है। बी ऑप्शन गलत तथ्य को कहा था, तो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ से मैंने क्या कहा आपको कि मैंने आपको यहाँ पे अंकित भाटी सर की जो बुक थी दोस्तों, मैंने उसको क्लियर कराया। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये सर बहुत अच्छी बुक है, आप इन सर की बुक खरीद लीजिए, और नहीं खरीदे हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 को लेकर आया और आपको कंप्लीट कराया दोस्तों। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ के जाइए, आपको ज़रूर पेपर में मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।